हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर पहला इकाई का एक है संसाधन यानी रिसोर्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि संसाधन क्या है। आज संसाधन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आज हम इसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ के आपको समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो इसका जब पार्ट 2 आएगा, इस चैप्टर का कौन सा आएगा, पार्ट 2, जब इसका पार्ट 2 आएगा तब मैं इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवा दूंगा। आप बस इस बात को याद रखिए। आज हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं अच्छी तरह से संसाधन यानी रिसोर्स होता क्या है। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता तो आपको बेहतरीन समझ नहीं आता, इसलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले कहा था कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बाद शिक्षक ने बच्चों की सहमति से दिवसीय भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाया, मतलब घूमने का कार्यक्रम बनाया। नियत समय सभी बच्चे सब स्कूल बस पर सवार हो गए और मंदिर की ओर चलने पड़े। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बस समझा रहे हैं। रास्ते में खेत पहाड़ छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमान नजर पर लिखा था संसाधन हमारे धरोहर है। संसाधन हमारे क्या है, धरोहर। इसे हमें बचा कर रखना है, इसे हमें क्या करना है, बचा कर रखना है। इनकी रक्षा करें, इनकी क्या करें बाबू, रक्षा करें। सलमान सोचने लगे कि संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, यह संसाधन क्या होता है। आगे हम संसाधन की परिभाषा भी देखेंगे। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे। गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं को उपयोग करता है। इन वस्तुओं के उपयोग, इन वस्तुओं के क्या उपयोग, अब आगे देखते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग कर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकताओं की बदलती है, जिन्हें पूरा करने के लिए हमें मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवृत्ति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। प्राकृतिक निर्भर भी पहले निर्भर करता था, समझे ना। अब समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित करके उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल बनाने लगा। मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। मतलब मानव आवश्यकता को जो भी पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। अब जैसे भवन हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, विद्यालय हो गया, पंचायत भवन हो गया, खनिज हो गया, पदार्थ हो गया, तेल हो गया, खेत हो गया, तालाब हो गया, ये सभी क्या है, संसाधन। आप शॉर्टकट परिभाषा लिख सकते हैं नोट करके। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में समझाऊंगा। अब आगे देखिए, आगे कहा कि गोविंद बोला, हाँ सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। स्वयं मानव भी संसाधन है। मानव भी क्या है, एक संसाधन। जिससे ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें से कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। कुछ प्राकृतिक साधन भी होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी साधन होते हैं। आगे देखिए, इसमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है। अतएव ये सभी क्या है, ये सब संसाधन है। जितने दे रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं, संसाधन। अब देखिए संसाधन, गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे, यानी भोजन करेंगे थोड़ा सा। नदी के किनारे काफ़ी बड़ा चौरा था, पानी बीच में बह रहा था। सभी बच्चे दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ने लगे और कुछ बच्चे पानी की ओर दौड़ने लगे। सलमान ने सोचा कि यह तो रेत है, यह तो क्या है बाबू रे, रेत है। अब आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या कहता है। परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है, कोई वहाँ फैलाकर खेलने भी नहीं देता। मतलब कि शहर में हम लोग तो खरीद लाते, कोई उसमें खेलेगा तो अच्छा लगेगा, खेलने तो देंगे नहीं। ऐसे में सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न पूछने का मन में कौंध रहे थे, समझे ना। वो सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो ये संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या है, मानव जीवन के अनिवार्य। इसके विविध उपयोग है, मतलब बहुत सारे उपयोग हैं। इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन करना। जैसे जंगल से हम लकड़ी काट रहे हैं तो एक दिन तो जंगल कटे कम होगा। जिस तरह आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसीलिए एक व्यक्ति को 3 पौधे लगाना चाहिए कम से कम। अगर एक व्यक्ति 3 पौधा लगाते तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब देखिए, जिससे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान है। सभी संसाधन क्या है, सभी संसाधन उपयोगी या मूल्यवान है। ये बात आपको याद रखना है कि संसाधन बहुत मूल्यवान होता है। अब देखिए, सभी वस्तुएं संसाधन होते हैं। सभी वस्तुएं क्या होते हैं बाबू रे, संसाधन। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य हो। किसी को आप संसाधन तभी कहिएगा जब उसका कुछ ना कुछ उपयोग हो और उसका कुछ ना कुछ मूल्य हो। आगे देखिए, आगे अंशु ने कहा कि मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है, सुगम व सहज बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसलिए किसी भी देश का विकास में संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए,
अब इस संसाधन के मूल्य को अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके: आर्थिक मूल्य लकड़ी से फर्नीचर बनाना, सौंदर्यात्मक मूल्य जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, कानूनी मूल्य मूल्य यानी जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, ये सब कानूनी मूल्य। नैतिक मूल्य संसाधनों को संरक्षित करना, नैतिक मूल्य कौन से संसाधनों की संरक्षित करना, ये बात आप याद रखिएगा, नैतिक मूल्य क्या है, संसाधनों को संरक्षित करना। अब आगे देखिए, कहता कि संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन के बिना विकास संभव है नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधन का उपयोग कर अपनी दिनचर्या को पूरी करते हैं। सलमान ने पूछा अंशु से, अंशु इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? ये खुद बनते हैं, फिर इन्हें कैसे बनाया जाता, मतलब कि संसाधन आखिर बनते कैसे, ये पूछ रही है। अंशु ने कहा हम किसी भी चीज़ को आगे देखिए, अंशु ने कहा हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन के रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। संसाधन मानव आवश्यकता के अनुसार निर्माण भी किया जाता है। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चे नाश्ता के लिए चले गए। क्रियाकलाप देखिए, कहता कि प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची बताइए। था बालू, गिट्टी, सीमेंट, ईटा, मतलब बहुत सारे, मिट्टी के मूर्ति, प्लास्टिक, ये सब लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। अब ये संसाधन के प्रकार, शिक्षक ने बताया, गाड़ी पर बैठने पर निर्देश दिया कि जानबूझकर सलमा इस अंशु के पास बैठी है ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चले और सलमा ने पूछा अंशु क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे? 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाते एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। देखिए, कहता है कि प्रकृति में पाई जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तुएं सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे छोटे जीव जंतु, वन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल के उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, अन्य कई प्रकार की मिट्टी होते हैं, वो सब शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि शामिल है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल है। ये सब आप बात याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए, जैविक संसाधन के अंतर सूक्ष्म जीव, जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल है। खनिज संसाधन के अंतर्गत जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। सब कौन से संसाधन है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए, मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर को प्रभावित होता है। अतएव राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना आवश्यक है। तो आप देखिए, देश का विकास होने में सबसे बड़ा योगदान तभी हो सकता है जब मानव को शिक्षित किया जाएगा। जब मानव को क्या किया जाएगा बाबू रे? शिक्षित किया जाएगा। मानव को शिक्षित करेंगे तब जाके देश विकास करेगा। अब आगे देखिए, अब देख लेते हैं मानव संसाधन को। देखिए, कहता कि सिर्फ प्राकृतिक प्रदेश को देख लीजिए, प्राकृतिक प्रदेश पठार को देख लीजिए, मैदान को देख लीजिए कैसे दिखते हैं। अब देखिए, मानव संसाधन क्या है? मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों को निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मतलब कि मानव एक ऐसा संसाधन है जो उपयोग भी करता है और निर्माण भी करता है, खुद भी एक संसाधन है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल के विकास को विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम में बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक रहते हैं, वो मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों के अधीन अधिक उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, और कुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों में पिछड़े होने के कारण यह मुख्य कारण माना जाता है कि मानव अशिक्षित हैं। समझे ना। अब देखिए आगे, मानव निर्मित संसाधन, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। कई प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तित लाकर करता है, जैसे मकान, कार्यालय, भवन, ये सब कौन सा है? ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ये सब कौन सा संसाधन बाबू रे? मानव निर्मित। जैसे पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा, तेल, रेल, सड़क, ये सब क्या है? ये सब देख रहे हैं, ये सब कौन से संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। फैक्ट्रियाँ हो गया, शहर हो गया, सड़क हो गया, नदी, तालाब, डैम हो गया, ये सब बनाते हैं किस पे? मानव निर्मित संसाधन में। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण देख लेते हैं कैसे बांटा गया। समझे, ये सब नोट करते जाइएगा, समझे। अब जब जंगल में गुजर रही तो वो हर तरफ वृक्ष की झाड़ियों काफी आकर्षण लग रही थी। बच्चों शिक्षक से रुकवाया और कहा, सलमा पूछे कि चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये सब 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? जैसे विकास में उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कुल मिलाकर 5 प्रकार। कितने प्रकार बाबू रे? 5 प्रकार। अब आइए इसका वर्गीकरण देख लेते हैं।
पहले संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। अब देखिए इसके अंतर्गत आता है भूमि, मिट्टी, जल। अब देखिए भूमि, मिट्टी, जल, इसके अंदर मानव, इसके अंदर मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, और ये देखिए। और उसके बाद देखिए समझे, अब ये प्राकृतिक संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया, विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इसलिए विकास के आधार पर वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन होते हैं। इन सब के डिफिनेशन में अभी आपको बताने वाला हूँ। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन हो गया, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, अस्थायी संसाधन हो गया, और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस सभी आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन होते हैं और संभाव्य संसाधन होते हैं। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात होती है और उसकी हम भी सहायता, तकनीकी सहायता से वर्तमान में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का आभ्र कभी भी उपयोग करें, इसकी मात्रा भी हमें मालूम है, इसलिए इसके कहते हैं वास्तविक संसाधन। अब आइए संभाव्य संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है, वर्तमान समय में उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब सलमान बोले कि देखिए अब वास्तविक संसाधन, अब उसके बाद जैव संसाधन और जैव संसाधन के बारे में बांटा गया, इसको हम समझ लेते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत सजीव आते हैं, समझ कहते हैं सजीव, जैसे पेड़ पौधा, वन, जीव जंतु आते हैं। और जैव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, खेत, तालाब, भूमि, नदी, झील इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, और जैव संसाधन के अंतर्गत। अब देखिए उपलब्धता के आधार पर, किसके आधार पर, उपलब्धता के आधार पर भी 2 वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, अर्थात ये खत्म यानी समाप्त नहीं होते, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक साथ ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश एवं पवन की हवाएं, अब अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है तथा एक समय बाद उनके उपयोग, उनकी पुनः पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष बन जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझे ना। अब देखिए आगे देखिए, कहता है कि जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है, मानवीय कारण रुकावटें आती है। इन संसाधनों के प्रति मानव को हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये स्वयं ही पुनः निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर जंगल को नहीं काटा जाएगा, मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो जंगल खुद भी खुद अपना निर्माण कर सकता है और बहुत सारे जंगल बन सकते हैं, लेकिन मानव उसमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद देखिए सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थायी प्रकार से प्राकृतिक संसाधन के बारे में। स्थायी संसाधन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्थायी संसाधन कहते हैं, जो सभी जगह पाए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। एवं प्रमुख मिट्टी हो गया, सर्वत्र उपलब्ध हो गया। और उसके बाद देखिए इसमें अवरक का जादूगोरा हो गया, मिलने वाला यूरेनियम हो गया, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि हो गया। अब अंशु ने बताया स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, निजी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया। अब आगे इन तीनों को देख लेते हैं, समझे ना। अब देखिए कहता है कि कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे स्वामित्व संसाधन कहते हैं। इसे निजी संपत्ति कहा जाता है, क्या कहते हैं, निजी संपत्ति भी कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन कौन से संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। ये बात आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और 200 किलोमीटर से दूर हो गया तो इसे क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। अब अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र के बारे में एक ऑब्जेक्टिव आता है, आप याद रखिएगा कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, क्या कहता है, महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जाता है। इस सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। सलमा को यह जानकारी नई एवं रोचक लग रही थी। वे बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। उसके मन में यह नया प्रश्न उभरा कि क्या संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है, क्या इन सब उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं। इस बात को अंशु से पूछा। अंशु ने बताया कि भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, सूर्य प्रकाश, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन का वितरण पृथ्वी पर है, परंतु वितरण काफ़ी असमान है, सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं। जिसका प्रथम कारण स्थल रूप में भिन्नता को पाया जाता है, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ एवं पठारों पर वन का वितरण
अधिक मिलता है, वन का वितरण क्या मिलता है, अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू की ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण उपलब्ध बनी रहती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, गोविंद का कहता है, सुन लीजिए। गोविंद ने कहा कि हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, मरुस्थल में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इसी पृथ्वी पर और समान रूप से पाया जाता है। आप इस सबको देखते जाइएगा, हम क्वेश्चन में यही सब का आंसर लिखाएंगे, यही सब आंसर के रूप में लिखाएंगे सारे क्वेश्चन का, देखिएगा इसी से मिल जाएगा। विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की प्रकाश साल भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर उसकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। सलमा दोनों की बातें सुनने में मगन थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीकी की उपलब्धता आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है, तब कुछ क्षेत्र के मामलों में अभावग्रस्त हैं। सब जगह तो प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलते बाबू। ये अफ्रीकी महादेश के कई देशों में प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी है, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों का उपयोग करने की तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यह संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर जिन महादेश अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों को भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील देशों में इन संसाधनों का सीमित विकास हो रहा है। अब आगे देखिए, कहता प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता करनी पड़ती है, तो आवश्यकता नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा, आवश्यकता तो करना ही पड़ेगा, समझे ना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। अंशु बोली, हाँ नहीं, हाँ क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नोट पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, परंतु इन संसाधनों के उपयोग के तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना भी जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन किया है, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमने इसके अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया है, इससे इस प्रकार का प्रदूषित भी कर रहे हैं कि वे सीधे उपयोग के लायक नहीं रह रहे हैं। कहीं यह हमें कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना खनन एवं उपयोग कि इसका भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर, भविष्य में इसका भंडार खत्म होने के कगार पर भी है। आशंका है मानव के लिए इसका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलता है। इसके लिए जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग सुनिश्चित करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। मतलब कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाले हमारे पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस तरह पृथ्वी पर मानव जीवन का रहना आवश्यक है, उसी तरह प्रकृति पर मानवीय संसाधन का भी, प्राकृतिक संसाधन का होना आवश्यक है। सलमा बोली, हाँ भैया, हमें इसके उपयोग एवं सावधानी पर बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चे सभी लोग बस से बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए, बस आगे बढ़ गई। सलमा इसी बात से बहुत खुश थी और आज उसने कई नई बातें हासिल की, नई बातें जानने को हासिल की, सीखी हो। देखिए, इसका हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें इसका क्या करा देंगे बाबू रे, इसका क्वेश्चन आंसर A to Z करा देंगे। आप लोग तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, समझे। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करके हमें बताएं, समझे ना।